आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2021 में जो टीईटी का प्राथमिक लेवल में यानी प्राइमरी स्तर पे जो पेपर हुआ था उसका जो पांचवा भाग होता है पर्यावरण अध्ययन का, आप लोग देख रहे होंगे पेपर दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन का पांचवा भाग। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में पेपर किस तरह का आता है। इसको पढ़ने के बाद आपको हर तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि इसमें विकल्पों के साथ में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। इसमें आपको 30 प्रश्न तो हैं ही, लेकिन 30 प्रश्नों के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में आपको बताता भी चलूंगा कि वास्तव में पेपर की सेटिंग कैसे हो रही है, जिससे आपको आगे वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और आपके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तैयारी हमको कैसे करनी है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप मानेंगे और आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा। तो फिर हम लोग आगे आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए साथ में ये देखिएगा तो देखिए इसमें पेपर जो है उसको मैंने फिर बाद में सबको अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा जो पहला ही प्रश्न इसमें है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उसे आप अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए वास्तव में आपको बता दूं कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, जो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग को जो प्राचीन समय बहुत ही पुराने समय में हजारों साल पहले में जो हमको हड्डियां मिलती हैं, कंकाल मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उनकी हम लोग क्या करते हैं, आयु का पता करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित है कार्बन डेटिंग। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, फैक्चुअल है, तो इसको आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950 और 20 जनवरी 1950। तो हमारा सही उत्तर होगा तीसरे नंबर का 24 जनवरी 1950। ओके। हमारा अगला प्रश्न है बायोमैग्निफिकेशन है। अब देखिए इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए कि कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि है, जीव के आकार में वृद्धि, या फिर समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता से है। देखिए जो बायोमैग्निफिकेशन होती है ना, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हानिकारक रसायन जैसे आपका डीडीटी है, पारा है, सीसा है आदि क्या होते, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर पर अधिक मात्रा में मिलने लगते हैं। अब थोड़ा इसको हम विस्तार से समझेंगे कि देखिए हमारे देश में क्या करते हैं, जो किसान है ना, जो आपका ये डीडीटी है या दूसरे हैं आपके रसायन हैं, उनका क्या करते हैं, ये जो विषैले पदार्थ हैं फसलों में डालते हैं और फसलों से धीरे धीरे क्या होते हैं, दूसरे जीवों में हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण जैसे आपका प्लैंकटन होता है जो जल में पाया जाता है, डीडीटी को अगर उसमें हम डालेंगे तो वो सोख लेगा और उसके बाद मछली क्या करेगी, जो छोटी छोटी मछलियां उसको खा लेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेगी और बड़ी मछली से मनुष्य खा लेंगे। और फिर जो फाइनली रिजल्ट ये होगा कि मनुष्य के ऊतकों में वह इकट्ठा होने लगता है। तो इस प्रकार यह ऊतकों में जमा हुआ विषैला रसायन होता है। ठीक है, और इसमें है क्या कि इसमें सबसे ऊपरी उपभोक्ता को सर्वाधिक मात्रा में हानि होते हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि बायोमैग्निफिकेशन
क्या है? इसका हिंदी में नाम भी याद रखिएगा, इसे बोलते हैं जैव संकेंद्रण। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, बायोस्फीयर से संबंधित है और इसमें क्या है, अजैविक घटक पूछता है। देखिए जितने भी आपके निर्जीव होते हैं वो सारे के सारे अजैविक घटक होते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि इसमें निर्जीव होंगे तो अजैविक होंगे। तो इसमें देखिए क्या सजीव क्या होगा, तो देखिए ए फास्फोरस है, दूसरे नंबर का कवक है, तीसरे नंबर का मृदा है, चौथे नंबर का प्रोटीन है। देखिए फास्फोरस और प्रोटीन आपके क्या है, एक प्रकार से क्या है, तत्व हो गए। और जो मृदा है वो क्या है, आपकी मृदा ही है, धरती हो गई। तो जो दूसरे नंबर का कवक है इसी में आपको जान मिलेगी और यही जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं होगा। क्या होगा, ये जैविक घटक होगा। तो अब अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। क्या है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके टीटी के उस एग्जाम में जरूर आएगा। तो आपको जितने भी मुख्यालय हैं आपको याद करना होगा, इसमें दिया हुआ। तो इसको देखिए जो सही उत्तर होगा ना वो होगा, जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम है, जो नीदरलैंड है ना वहां पे है। अब देखिए इसी में अगर ये प्रश्न आ जाए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ स्थापित किया गया था, देखिए मुख्यालय अलग चीज है और इसी में पूछ सकता है कि ये स्थापित कहाँ किया गया था। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा में स्थापित किया गया था, वैंकूवर सिटी में। ओके, अगला प्रश्न हमारा है, घास भूमि के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है ना, घास भूमि का पारितंत्र आप समझते हैं ना कि पहले घास होगी, फिर उसके ऊपर क्या होगा, तो शाकाहारी आएंगे, फिर उसके ऊपर मांसाहारी आएंगे। ठीक है ना, तो अब आप समझ सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर आपका होगा आपका मांसाहारी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, नहीं हो सकता। बी दूसरे नंबर का जीवाणु, ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर में मांसाहारी, हाँ यही सही आंसर है। और शाकाहारी ये नहीं होगा, क्योंकि शाकाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी तो पूर्णतया वनस्पतियों पर जीवित रहते हैं और शाकाहारियों को तो मांसाहारी खा जाते हैं। ठीक है ना, तो वो तो ज्यादा सुपीरियर हो गया, इसलिए आपका उत्तर तीसरे नंबर का मांसाहारी ही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। अब देखिए ये प्रश्न तो 100% पूछा जाता है कि वायुमंडल के बहुत सारे स्तर मिलेंगे और उसका आपको बताना है कि इनका आपका क्रम भी पूछ सकता है, पास में पूछ सकता है, सबसे बाद का भी पूछ सकता है। तो देखिए जो इसमें होगा, पृथ्वी के जो सबसे पास में होता है वो होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद आता है आपका समताप मंडल, फिर उसके बाद आपका मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर आपका क्या होगा, वो होगा बहिर्मंडल। तो इस तरह से ये आपका जो होगा क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। तो देखिए आपको पहले इस बात का जानना है कि कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में कैसे सहायक होगी। तो देखिए वह खेती जिसके करने से पर्यावरण को सबसे कम नुकसान हो। ठीक है ना, यानी वो पर्यावरण में सहायता करे और उसमें हमें कम से कम उर्वरक है की आवश्यकता पड़े या पानी की भी कम से कम आवश्यकता पड़े, तो वो क्या होगी, पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होगी। तो देखिए इसमें एक जैविक खेती का उदाहरण है, दूसरे नंबर पे अधिक उपज वाली किस्म की खेती है, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, और चौथा है शिफ्टिंग खेती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
जैविक खेती, क्योंकि जैविक खेती में आप उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा है अगला प्रश्न कि अम्लीय वर्षा संबंधित है। आपका विकल्प है ए बोरिक अम्ल, दूसरा विकल्प है एसिटिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा सा आप लोग भी अनुमान लगाइए, ये होगा आपका अम्लीय वर्षा का जो संबंधित है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। अब देखिए अम्लीय वर्षा के जो मेन घटक होते हैं ना, वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। बोरिक अम्ल हमारा चिकित्सा में काम आता है, एसिटिक एसिड देखिए सिरका है और ये खटाई उटाई है, ये संरक्षण के काम में आएगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका नमक का अम्ल होता है, इससे भी हमको नुकसान नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है अम्लीय वर्षा का घटक नहीं होगा। तो अम्लीय वर्षा संबंधित होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, अब हमारा आएगा अगला प्रश्न कि WWF से आशय है। देखिए फुल फॉर्म है, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए ये आपका बहुत ही आसान सा, ये होगा दूसरे नंबर का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, कमेंट में WWF का मुख्यालय बताइएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। देखिए ये भी आप बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है जैव विविधता से ही संबंधित है। जब आपको जैव विविधता का चैप्टर बताएंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में पढ़ाएंगे। ओके, अब हमारा आएगा अगला प्रश्न, इसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। नंबर 1 है सर्वे ऑफ इंडिया, नंबर 2 केंद्रीय जल आयोग, नंबर 3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चौथा है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखिए आप लोग इनसे समझ गए होंगे कि प्रदूषण का ही इसमें एक ही चीज आ रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, हमारी पर्यावरण जो प्रदूषण नापने की मेन संस्था है, मेन केंद्रीय एजेंसी है। ओके, तो ये आपका हो गया 133 का क्या हो जाएगा तीसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, ये आपकी पर्यावरण प्रदूषण के नापने की मुख्य एजेंसी है, विशेष रूप से प्रदूषण नापने के। तो हमारा अगला प्रश्न आएगा कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। विकल्प है आपके, एक राकी में, दूसरा है इंडीज में, तीसरा हवाई में और चौथा सिसिली में। तो देखिए कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो आपके इंडीज पर्वतमाला क्या कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। और देखिए अब इसी में अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये इक्वाडोर में है। ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है ना, जो सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी मेन विशेषता क्या है, अक्सर पूछ लेते हैं या पीछे से आईएएस में पूछेंगे कि क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके शिखर पर साल भर बर्फ की चादर रहती है, इसको याद रखिएगा। तो अब इससे संबंधित ये प्रश्न बन सकता है कि किस ज्वालामुखी के शिखर पर साल भर बर्फ की चादर रहती है, तो आप लोग बता देंगे कि कोटोपैक्सी के शिखर पर। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। देखिए सिंधु से नहीं जानी जाती, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा, 4 विकल्प है। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न हमारा आएगा कि निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो हमारे विकल्प है वो है पश्चिम बंगाल में, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश।
तो देखिए हम लोग आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित है। तो आपका उत्तर तो एक है, लेकिन जो बाकी राज्य है ना, यहाँ पर भी आर्सेनिक का प्रभाव है और आर्सेनिक के कारण भी यहाँ भी जल प्रदूषण होता है। अब देखिए इसी में कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रश्न और बन सकते हैं। तो पूछ सकता है कि आर्सेनिक से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। जब पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आप बता सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहला आएगा इसमें है त्वचा रोग। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आर्सेनिक होता है ना, वो जो मिट्टी में बहुत ही गहराई में पाया जाता है, लेकिन जहां पे उद्योग धंधे बहुत ज्यादा पनपते हैं, जहां बहुत ही गहराई से खनन होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, आर्सेनिक धीरे धीरे करके सतह में आ जाता है और यह जल के माध्यम से अपना दुष्प्रभाव दिखलाने लगता है। ओके, तो अब हमारा है अगला प्रश्न कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो क्या है कि पश्चिमी घाट में जो इसका प्रभाव होता है वो है आपका रेन शेडो प्रभाव। आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट है, जो वहां की जो ढाल है दक्षिण दिशा में है, ठीक है, ओ पश्चिम दिशा में है। पश्चिमी घाट की जो ढाल है पश्चिम दिशा में है। तो जब भी आपका दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है वहां से टकराता है तो ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन और जो दक्कन प्रदेश है ना, वो पश्चिमी घाट के ठीक पूर्व दिशा में बसा हुआ है। इस कारण से वहां पे मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती है और वो उसकी वृष्टि छाया प्रदेश पर पड़ता है। इस कारण से वो वहां पे वर्षा कम होती है और वो शुष्क रहता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा रेन शेडो प्रभाव। क्या आप बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर कौन कौन से प्रदेश स्थित हैं? अगर आए तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपके पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होगा और आपके तमिलनाडु तक चलेगा। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए इसमें 3 ऑप्शन हमने दिया है, 3 ही में आपको उत्तर भी मिल जाएगा कि 1975 है कि 1972 है कि 1962 है। तो देखिए वन जीव सुरक्षा अधिनियम 21 अगस्त 1972 को पारित हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये लागू कहाँ हुआ था, तो ये पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था और उस समय इसमें 6 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन 2002 में इसमें संशोधन कर दिया गया और इसमें अब 4 अनुसूचियां हो गई। अब देखिए ये करता क्या है, तो देखिए जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है ये क्या करता है, वन जीवों की सुरक्षा करता है। अब देखिए वन जीव में कौन कौन आते हैं, तो जो वन में पाए जाने वाले जीव होते हैं उनमें पशु भी होता है, पक्षी होता है। तो इसमें पशुओं की भी सुरक्षा है, पक्षियों की भी सुरक्षा और उनके आवासों की सुरक्षा भी है। तो ठीक है, इस पर सुरक्षा होती कैसे है, तो आप बताएंगे कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत वन जीवों के शिकार और उनके अवैध व्यापार पर रोक लगा दी जाती है और साथ ही इसी के तहत आपके जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हो गए, अभयारण्य यानी सेंचुरीज हो गई और आपके संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया की स्थापना की गई है। तो आप देखेंगे कि जब ये संरक्षण अधिनियम बन गया उसी के बाद से ही हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हुई, उसके पहले नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। हमारे ऑप्शन है 1 ऊष्मा बजट, 2 सौर स्थिरांक, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है सूर्य ताप। देखिए सोचिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सौर नियतांक और सौर नियतांक को ही सौर स्थिरांक भी कहा जाता है। अब पूछ सकता है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग
सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, और यदि इसे पावर में बांटे तो ये होगा 1361 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा बजट क्या होता है। इसमें जो आया है ऊष्मा बजट, तो देखिए ऊष्मा बजट क्या है, ये तापीय संतुलन को बताता है कि पृथ्वी पर जितनी भी आने वाली ऊर्जा है और जाने वाली ऊर्जा का संतुलन, ठीक है ना, यही ऊष्मा बजट बताता है कि जितनी भी ऊर्जा आएगी उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी से चली भी जाएगी। ठीक है, सौर ऊर्जा तो आप समझ ही गए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा का थोड़ा हम डिवाइडेशन कर लेते हैं कि कैसे होती है। तो देखिए इसका जो 35% भाग है जो भी पृथ्वी पे आती है, उसका 35% भाग क्या करते हैं, बादल है, वायुमंडल है और पृथ्वी की सतह द्वारा क्या होता है, वापस चली जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। और शेष जो 65% है वो पृथ्वी और उसके ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो हमारी पृथ्वी है ना, इस अवशोषित ऊर्जा को इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। ठीक है, अब इसी में आपको मैं एक प्रश्न देता हूं कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरण होती है, ऊर्जा होती है, सूक्ष्म तरंगों के रूप में होती है कि लॉन्ग यानी दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, ये आपको बताना है। मैं समझता हूं बहुत ही आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है एक कि मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब किस देश से लिया गया है, यह हमारे संविधान का प्रश्न है, पर्यावरण में आया है क्योंकि हमारा कर्तव्य है। तो इसका उत्तर आप लोग खुद बताइएगा, ये आपको होमवर्क में है, इसका आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये प्रयास और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, अब हमारा है अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 1 नंबर दोरांग घाटी, दूसरे नंबर पे शांत घाटी में, तीसरे नंबर में सुरमा घाटी में और चौथा नंबर में फूलों की घाटी में। ठीक है, देखिए चारों विकल्प आपके सामने दिया गया है। देखिए दोरांग घाटी का, दोरांग घाटी आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं ये पूर्वोत्तर का राज्य है। यहाँ पे क्या है, पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, और ये जो स्थल है ना प्राकृतिक सौंदर्य एवं जनजातीय संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और जब ये प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है तो क्या है, ये यहाँ पे जैव विविधता से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए शांत घाटी आपके केरल में है और यही आपका क्या है, आपका उत्तर है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और शांत घाटी को क्या कहा जाता है, भारत में का वर्षा वन का खजाना कहा जाता है। यानी भारत का वर्षा वन खजाना किसको कहा जाता है, शांत घाटी को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की असंख्य प्रजातियां मिलती हैं। अच्छा, इस प्रदेश को शांत घाटी क्यों कहते हैं, आप लोगों को पता है? मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए सुरमा घाटी समझ लेते हैं। सुरमा घाटी आपकी असम में है और इसका उपनाम बराक घाटी भी है। और ये क्या है, असम में क्या चीज आपको बहुत ही प्रसिद्ध है असम का, आपकी चाय। तो जो सुरमा घाटी है वो चाय बागानों एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा जैव विविधता नहीं मिलेगी। और जो आपकी फूलों की घाटी है वो क्या है, कहाँ पाई जाती है, ये आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। और यहाँ की देखिए विशेषताओं में ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे अल्पाइन फूल हैं, यहाँ की विशेषता है। ठीक है ना, कि यहाँ पे अल्पाइन फूल पाए जाते हैं और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि पुष्पीय विविधता है। पुष्पीय विविधता मतलब फूलों की घाटी है, यहाँ पे पुष्प बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये पुष्पीय विविधता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य पूछता है। सत्य और असत्य वाले प्रश्नों में विशेष रूप से ध्यान देना होता है। ओके, नंबर 1 है मीथेन उत्सर्जित करने वाला। तो आप जानते हैं कि एलपीजी क्या करता है, मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, तो यही आपका असत्य हो गया। दूसरा है नीले ज्वाला से जलता है, बिल्कुल जलता है।
उच्च ऊष्मीयमान, बिल्कुल उच्च ऊष्मीयमान होता है, और एक स्वच्छ ईंधन। तो इसके यूज करने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, तो आप बताएंगे 1 नंबर कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यही आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है। और अब आप लोगों को बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में लिखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए 1 नंबर दे उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। नंबर 2 उत्पादक व उपभोक्ता। नंबर 3 है जैविक व अजैविक घटक, और पौधे तथा जंतु। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा होगा जैविक तथा अजैविक घटक। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के जो 2 घटक में आते हैं ना, उसमें एक तो आप वो समझ लीजिए जो भी जीवित होते हैं, और दूसरा अजैविक घटक है। अजैविक घटक का मतलब होता है जो आपके जीवित नहीं है, आपकी भौतिक, जैसे आपका है सूर्य है और बाकी चीजें। जब हम आप लोगों को अजैविक पढ़ाएंगे तो आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता जो और अपघटक हैं, उत्पादक उपभोक्ता तो क्या है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला के हैं, और अपघटक क्या करते हैं, अपघटक पृथ्वी के मेहतर भी कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं, मृत जीवों को और भी सड़ा गला करके उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मकर रेखा है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये आपके 23.5 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। अब आपको बताना है कि ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, यानी एस है कि एन है, यानी नॉर्थ है कि साउथ है। तो इसका सही उत्तर तीसरे नंबर का है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी दूसरा उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मकर कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नंबर 1 है डॉक्टर विटाकर, नंबर 2 डॉक्टर ऊडम, नंबर तीसरा है डॉक्टर एजी टांसले, और चौथा है डॉक्टर आर.डी. मिश्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का हो जाएगा, बहुत ही फेमस उत्तर है कि डॉक्टर एजी टांसले। अब 46वां, ये भी आपको बहुत ही आसानी से आता है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा कि ध्रुव तारा कहा जाता है। अब आप समझते हैं कौन सा तारा होगा, कि पूरब का होगा कि पश्चिम का होगा कि उत्तर का होगा कि दक्षिण का होगा। आप लोग खूब जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन समय में जब दिशा का हम लोगों को पता नहीं होता था तो हम लोग किसका यूज करते थे, ध्रुव तारा का, और ये हमेशा उत्तरी तारे को कहा जाता था, ठीक है। चलिए 147वां है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। अब देखिए भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1981, तीसरा 1973 और चौथा है 1972। देखिए बहुत से किताबों में क्या होता है, जो क्या करते हैं लोग 1972 लिखा रहता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है, इसको इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया था। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। और उन्होंने जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ना, तब हमारे देश में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, ठीक है। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हमारा अगला प्रश्न में आते हैं 148वें नंबर पे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 मध्य प्रदेश, और नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब हमारा है अगला प्रश्न 149। 149 है लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था? अब देखिए जो आपका ये पेपर है वो पर्यावरण का है, लेकिन ये जो पूछ लिया है ये आधुनिक भारत का प्रश्न पूछ लिया है। अब दोनों में क्या रिलेटेड है ये आप लोग समझ सकते हैं कि पेपर सेट करने वाले ने भी किस तरह से किया है। इसके ऑप्शन है नरम दल व गरम दल के मध्य, दूसरा है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, तीसरा हिंदू व मुस्लिमों का, चौथा है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा चौथे नंबर का
कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ओके, अब हमारा है अंतिम प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? देखिए ये भी बहुत ही फेमस और रिपीटेड प्रश्न है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। नंबर 1 है बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा गुजरात में, चौथा राजस्थान में। तो जिसका सही उत्तर होगा कि जंगली गधों का अभयारण्य आपका गुजरात में है। और ये गुजरात में कहाँ पे? गुजरात के कच्छ के रण में है, ठीक है ना। और जंगली गधा को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका खुर। ओके दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास और मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे और मैं आपको टीटी की तैयारी में आपकी विशेष सहायता कर सकूं। थैंक यू।